तो दोस्तों आज की जो कहानी है एक ऐसे भारतीय लड़के की कहानी है जो सऊदी अरब के अंदर काम करने के लिए जाता है। सऊदी के अंदर जाता है, मेहनत से काम वगैरह करता है, खूब मन लगा के करता है, अच्छा खासा पैसा भी इकट्ठा करता है और पैसा कमाने के बाद उस पैसे को वो अपने घर भी भेजना शुरू कर देता है। लेकिन सऊदी अरब में जो कोई भी जाता है वो बहुत सारे सपने लेकर जाता है, ये आप जानते ही होंगे। उसका यही मानना होता है कि सऊदी अरब में पहुंचकर मिडिल ईस्ट से अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है और उसे अपने घर भेजा जा सकता है, और जो घर परिवार के काम आता है, बहुत अच्छे से चल सके उसका घर परिवार, उसके घर में जो लोग हैं वो अच्छी परवरिश पाएँ। ये जो इंडियन लड़का सऊदी अरब के अंदर गया था काम करने, मेहनत से काम कर रहा था, 2 साल का लंबा वक्त गुजर गया। और जैसे ही सब लोग जानते हैं कि आप अगर कोई सऊदी में या फिर दुबई या फिर कहीं भी काम करने के लिए जाता है तो उससे 2 साल का एग्रीमेंट किया जाता है। इस लड़के को भी 2 साल का वर्क परमिट मिला था, इसलिए ये लड़का मेहनत से काम कर रहा था। 2 साल इसके कंप्लीट होने को जा रहे थे और ये अपने देश यानी इंडिया वापस आने वाला भी था। तो उस वक्त इस लड़के के ऊपर एक ऐसा इल्ज़ाम लग जाता है कि इसने एक लड़की के साथ में, या फिर यूं कहें कि एक सीधी महिला के साथ में, शादीशुदा महिला के साथ में उसका बलात्कार किया। मामला पुलिस तक जाता है, पुलिस में ये मामला कोर्ट में पहुंचता है और कोर्ट में ये जो हिंदुस्तानी लड़का था वो खुद एक्सेप्ट भी कर लेता है कि उसने सऊदी की इस महिला के साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार संबंध भी बनाए हैं। और ये लड़का सऊदी की उस महिला से संबंध बनाने की बात पर कहता है कि उसे इस महिला के साथ इस काम को करते हुए बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। अब ज़रा सोचिए कि एक लड़का कोर्ट के अंदर खड़ा हुआ है और वो ये बात बोल रहा है कि उसे सऊदी में इस महिला के साथ में ये काम करते हुए बहुत मज़ा आता है। तो ज़रा आप सोचिए कि एक इंडियन लड़का अगर सऊदी अरब की महिला के साथ जाए और गोरी चिट्टी वो महिला हो, और फिर वो क्या करेगा। और सऊदी का जो कानून है बिल्कुल अलग है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का कोई कांड कर दे तो उसे सज़ा भी उसी तरीके की दी जाती है। उसे रोड पर पत्थर मार कर मार दिया जाता है, यानी मौत की सज़ा उसकी तय हो जाती है, और वो भी पत्थर मार कर। वहीं जो कत्ल का कानून होता है वो बिल्कुल अलग होता है। कत्ल के कानून में मौत के बदले मौत मिलती है। अगर किसी के परिवार का जो कत्ल हुआ है किसी भी सदस्य का, तो उसका परिवार अगर माफ़ कर देता है तब तो ठीक होता है, वरना जिसने कत्ल किया है उसको भी मौत की सज़ा फ़ौरन ही सुना दी जाती है, बहुत जल्दी। लेकिन ये जो भारतीय लड़का था, जबकि कोर्ट के अंदर खुद कबूल करता है कि उसने सऊदी की इस औरत के साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार उसे खुश किया है, कई बार उसके साथ में रातें बिताई हैं, संबंध बनाए हैं, और ये बात लड़के ने कोर्ट के अंदर खुद कबूल ली थी। तो दोस्तों आज की इस कहानी में वाकई हैरान कर देने वाली ये कहानी है, परेशान करने वाली, और इस कहानी को हम लोग आप लोगों के ज़रिए शेयर करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नया चैनल है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है। आपके पास कोई कहानी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आप लोगों का अपना प्यार अगर मिलता रहा तो आगे सिलसिला जारी रहेगा। तो अपना नाम और अपने शहर का नाम भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। राजस्थान से एक लड़का अजमेर के पास एक गांव पड़ता है, और इसी गांव के अंदर एक लड़का जिसका नाम था मिराज आलम, ये उस गांव में रहा करता था। और मिराज आलम की उम्र जो थी वो लगभग 24 साल के करीब थी। जब ये बड़ा हुआ, जवान हुआ, तो मिराज आलम के जो घर वाले थे उन्हें ये फ़िक्र होने लगी कि उसकी शादी कर दी जाए, और उसके बाद में सारे घर वाले मिलकर मिराज आलम के लिए एक खूबसूरत अच्छी लड़की ढूंढते हैं, और बाकायदा उसका रिश्ता होता है, शादी की डेट भी रखी जाती है और शादी भी हो जाती है। सुहाग रात के दिन मिराज अपनी पत्नी के साथ में सब कुछ नहीं कर पाता जो एक शौहर अपनी पत्नी के साथ में करता है, यानी कि एक लड़की को ये इंतज़ार होता है कि उसकी सुहाग रात इस तरीके से गुज़रे वो रात। लेकिन मिराज आलम इन सारी ही चीज़ों में विफल रहता है। परिणाम ये होता है कि उसकी जो बीवी होती है मिराज आलम से अलग होने का फ़ैसला कर लेती है, और कुछ वक्त तो उसके साथ रहती है, लेकिन फिर वो अंदाज़ा लगा लेती है कि मिराज आलम उसकी खुशियाँ उसको पूरी तरह से खुश नहीं कर पा रहा, उसका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं गुजर रहा, उसको संतान भी नहीं हो सकती। यानी मिराज आलम के अंदर ये क्षमता नहीं थी कि ये सारी ही चीज़ों को
कर सके। ये जो महिला थी मेराज आलम की पत्नी बनी हुई थी, ये मेराज आलम से अलग होने का फैसला कर लेती है। और यही होता है दोस्तों, उसके बाद में ये घर पंचायत तक ये बात पहुंचती है। और पंचायत में जब पहुंचती है तो मेराज आलम की पत्नी साफ साफ कह देती है उसका जो पति है मेराज आलम वो नामर्द है। अब पंचायत में जब ये बात पता चलती है कि मेराज आलम नामर्द है, उसने एक बार भी अपनी पत्नी के साथ में कुछ ऐसा नहीं किया है, सुहाग रात भी उनकी ऐसी ही गुजरी थी, और एक बार भी उसने टच नहीं किया, खुश नहीं किया, और वो उसको बच्चा भी नहीं पैदा हो सकता। तमाम चीज़ें जब लोगों को पता चलती हैं तो लोग कहते हैं मेराज आलम की पत्नी को मेराज आलम से तलाक लेना चाहिए। पत्नी अपने घर चली जाती है, लेकिन अब जो ज़िंदगी मेराज आलम की गुजर रही थी उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। मेराज आलम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, दर्द था अपनी पत्नी से जुदा होने का। उसको तकलीफ़ ये भी थी कि अब समाज के अंदर लोग उसे क्या कहेंगे, लोग उसे नामर्द कहकर पुकारेंगे, बेइज्जती करेंगे। यानी ये जो बेइज्जती मेराज आलम की होने वाली थी, ये सोचकर वो घबराने लगता है। और इसी बीच में एक हकीम के पास वो पहुंचता है। हकीम दानिश से वो अपनी सारी बात सुनाता है, रखता है कि इस तरीके से वो नामर्द है और अपनी पत्नी के साथ शारीरिक सुख उसको नहीं दे पाता, जिसकी वजह से जो उसकी पत्नी है वो भी उसको छोड़कर चली गई है। जब हकीम दानिश ये बात सुनता है तो वो उससे मेराज आलम से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फ़िक्र मत करो, और मैं तुम्हारा ऐसा इलाज करूँगा कि तुम पहले जैसे हो जाओगे जैसे कि तुम 15 से 20 साल के बीच में थे। और उसके बाद में हकीम दानिश मेराज आलम को बांधने के लिए एक पान देता है और पान पर कुछ दवा लगाता है, और दवा लगाने के बाद में कहता है कि तुम्हारा ये जो गुप्तांग है उस पर ये पान को तुम्हें बांधना होगा। अब इस तरीके से रात हो जाती है और वो ऐसा ही करता है, उस पर पान को बांध लेता है। और उसके बाद में चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं और उसके बाद में मेराज आलम फिर से हकीम दानिश के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि इसका रिज़ल्ट कब तक मिलेगा। अब हकीम जी कहते हैं कि रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा, बस जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप पहले की तरह होते चले जाएंगे। और इधर मेराज आलम अपनी बेइज्जती से बहुत ज़्यादा दोस्तों परेशान हो चुका था। वो ये सोच रहा था कि अगर वो यहाँ पर रहेगा तो लोग उसके बारे में बातें करेंगे, उल्टी सीधी बातें सुनाएंगे, जिनके जवाब मेराज आलम के पास नहीं होंगे। वो क्या कहेगा। और इसीलिए मेराज आलम ने एक फ़ैसला किया कि वो कुछ सालों के लिए सऊदी अरब चला जाएगा, वहाँ जाकर नौकरी करेगा। अगर सऊदी चला गया तो वहाँ पर अच्छे पैसे भी कमा लेगा, नाम भी हो जाएगा, लोग उसकी ये बातें भी भूल जाएंगे, और उसके बाद में लौट कर आकर वो अपनी दूसरी शादी कर लेगा। अब उसने एक एजेंट से बात कर रखी थी, इसलिए उसे वीज़ा भी जल्दी ही मिल जाती है। और उसके बाद में ये जो मेराज आलम था ये सऊदी में काम करने के लिए यानी सऊदी अरब चला जाता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, मेराज आलम जो सोचकर सऊदी गया था शायद इसके साथ में वैसा होता ही नहीं है, बल्कि मेराज आलम को एक अच्छा काम बताया गया था पहले। लेकिन जब मेराज आलम अपने शेख अपने अरबाब के यहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर जो अरबाब था वो मेराज आलम से 14 घंटे काम कराया करता। और एक इंसान जो सुबह उठकर उसे रात हो जाती और वो अपने रूम पर भी नहीं जा पाता, सो भी नहीं पाता, कपड़े भी नहीं धो पाता, तो कैसे वो मैनेज कर रहा था इन सब चीज़ों को। सऊदी में पहुंचकर अब नर्क जैसी उसकी ज़िंदगी हो गई थी। और उसको शेख जो था उसका मारता पीटता, उसको खबीस कहता, उसको गालियां देता। अरबी में ये बातें मेराज आलम को समझ में आती थीं, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता था। यानी खाने को भी प्रॉपर तरीके से उसे मिल नहीं रहा था और सैलरी भी वक्त पर उसे नहीं मिल रही थी। 15 घंटे काम करता रहता और इस वजह से जो है मेराज आलम दुबला हो जाता है, पूरी तरीके से टूट जाता है। और वो ये सोचने लगता है कि किसी तरीके से वो इस शेख के चंगुल से निकल जाए, और इसी सोच में वो लगातार रहता है, उधेड़ बुन में लगा रहता है। और उसके बाद में एक दिन वो ऐसा फ़ैसला कर लेता है कि वो सऊदी के यहाँ जहाँ काम करता था, जो शेख था उसका, वहाँ से वो भाग निकलता है और वहाँ से भागकर इल्लीगल तरीके से कहीं और रहने लगता है। और उसके बाद में अपने काम की तलाश में जुट जाता है। अब ये सोचता है कि ऐसी जगह उसको काम मिल जाए, कुछ ऐसी नौकरी मिल जाए जहाँ पर अच्छी तनख्वाह मिले उसे और वक्त पर उसे अच्छा खाना मिले,
क्योंकि और भी हिंदुस्तानी हैं जो अच्छी नौकरी वहाँ पर कर रहे थे और उनके पास अच्छे शेख थे, लेकिन उसे ऐसा नहीं मिल पाया था। उसकी किस्मत ख़राब थी, पहले बीवी की वजह से वतन छोड़ना पड़ा और अब बेवतन हो गया, तो यहाँ पर काम भी नहीं मिल रहा। ये सारी चीज़ें मेराज आलम के साथ में चल रही थी। अब दोस्तों उसके बाद होता यह है कि मेराज आलम की मुलाकात एक अरबी शेख से होती है, जो अरबी व्यक्ति था। ये जानवरों को लेने और बेचने का काम किया करता था, यानी ख़रीद फ़रोख्त का काम करता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इसका बिज़नेस था। जब वो ख़रीद फ़रोख्त का बिज़नेस किया करता था जानवरों को लेने बेचने का, तब इसके पास में एक गाड़ी भी थी और इसे उस गाड़ी को चलाने के लिए एक ड्राइवर की ज़रूरत थी। जब मेराज आलम की इस अरबी आदमी से बात होती है तो अरबी आदमी से काम करने के लिए अपने पास अरबी आदमी से तैयार हो जाता है रखने के लिए, लेकिन उससे पूछता है कि तुम किसके वीज़ा पे आए हो, कहाँ से आए हो और यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है। ये सारी चीज़ें जब मेराज आलम से वो अरबी इंसान पूछता है तो मेराज आलम अपनी पूरी हकीकत उसको बताता है कि किस किस तरीके से वो इंडिया से यहाँ पर आया था और यहाँ अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी और वहाँ पर शादी हुई थी और शादी के बाद तलाक हो गई और उसके बाद में हकीम से वो मिला और इस तरह से उसने अपना इलाज कराया और बाद में वो सऊदी अरब आया ताकि उसे कुछ पैसे मिल जाएं, पैसे कमा ले। और इतना ज़्यादा ख़राब उसे काम मिला कि वो 14-15 घंटे काम करता रहता, खाने तक को उसे नहीं मिलता। ये सारी बातें उसने अपने शेख से कह दी जिससे वो मिला था कि मुझे सैलरी भी टाइम पर नहीं मिला करती थी, इस वजह से मैं वहाँ से भाग गया हूँ, अब काम की मैं तलाश कर रहा हूँ। अगर आप मुझे सही तरीके से रख पाओ, मुझे टाइम पर सैलरी दे पाओ और ड्यूटी वक्त पर कराओ और वक्त पर खाना दो तो तुम्हारे यहाँ मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। अब जो अरबी व्यक्ति मेराज आलम की ये बातें सुनता है तब वो सोचता है कि इंसान तो ये सच्चा लग रहा है, सच्चे स्वभाव का इंसान है, इसलिए वो अरबी मेराज आलम को अपने यहाँ पर काम के लिए रख लेता है। अब जो मेराज आलम था उस अरबी के यहाँ काम करने लग जाता है, बड़ी मेहनत से काम करता है। इसका जो शेख था मेराज आलम का दूसरा, ये भला ईमानदार आदमी भी था, मेहनत से मेराज आलम काम कर रहा था और जिस तरीके से एक नौकर अपने मालिक के लिए वफ़ादार होता है, सेम उसी तरीके से मेराज आलम भी अपने मालिक के लिए वफ़ादार था, भरपूर मेहनत किया करता और उसकी इस लगन को देखकर उसका शेख बहुत खुश हुआ। और यहाँ अभी मेराज आलम काम ही कर रहा था, वो खुश भी होता है शेख उसका। उसके बाद में वो मेराज आलम की सैलरी भी बढ़ाता है और साथ के साथ कहता है कि वो एक बिज़नेस करता है, उसमें बड़ा मुनाफा होता है, तो अगर तुम उसके बिज़नेस में उसकी हेल्प करोगे तो जो इन्वेस्टमेंट होगा उसका मुनाफा डबल दिया जाएगा, परसेंटेज अलग से दी जाएगी। मेराज आलम जब ये बात सुनता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद मेराज आलम भी इस कारोबार को उस तरीके से लेता है जिस तरीके से कोई व्यक्ति अपने कारोबार को लेता है सीरियस होकर, और वो पूरी भरपूर तरीके से मेहनत करता है। और उधर जो मालिक था वो भी अपना वादा निभा रहा था, सैलरी के साथ साथ वो इसका इंसेंटिव भी इसको दे रहा था, यानी ऊपर से मुनाफा भी दे रहा था। लेकिन यहाँ पर मुश्किल ये थी कि मेराज आलम इंडिया से जब गया था तो उसका कोई भी बैंक अकाउंट नहीं था, ना तो किसी फैमिली वाले का कोई बैंक अकाउंट था, ना किसी के टच में वो था। इसलिए उसका कोई भी बैंक अकाउंट नहीं था इंडिया में जिसे वो पैसे भेज सके। इसलिए वो अपने मालिक से कहता है कि जो भी मेरी सैलरी बनती है, जो इंसेंटिव बनता है, जो भी प्रॉफिट होता है, ये आप अपने पास रख लो और जब मैं अपने वतन वापस लौटूंगा, इंडिया वापस जाऊंगा, तब मैं आपसे ये सारे पैसे ले लूँगा इकट्ठे, आप इकट्ठे मुझे दे देना और मैं अपने वतन चला जाऊँगा। क्योंकि मेराज आलम ने ये सोचा था कि अगर वो इंडिया जाएगा तो उसी वक्त वो इंडिया के अंदर इस इकट्ठे पैसों से कोई कारोबार, कोई बिज़नेस वहाँ पर जाकर कर लेगा। अब क्योंकि जो इसकी प्रॉब्लम थी नामर्दी की, वो भी सही हो चुकी थी, हकीम जी ने उसे ठीक कर दिया था। अब इसके बाद में ये चाहता तो वहाँ पर भी जाकर शादी भी कर सकता था। यही सारे सपने मेराज आलम की ज़िंदगी में थे और इसी वजह से उस अरबी को अपने सारे पैसे रखने के लिए उसने दे दिए। आम तौर पर दोस्तों कहा जाता है कि सऊदी अरब के जो लोग होते हैं, जो शेख होते हैं, ईमानदार होते हैं,
लेकिन दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, ईमानदार भी होते हैं और बेईमान भी होते हैं। और यहाँ पर जो मेराज आलम सोच रहा था वैसा इसका अरबाब नहीं निकलता है। जब इसका इंडिया आने का वक्त होता है, वो अपने शेख से कहता है कि उसकी जो भी रकम बनती है वो उसे लौटा दी जाए, मुझे इंडिया वापस जाना है और उसके बाद मैं वापस यहाँ पर लौट आऊँगा। लेकिन जब ये बात उसका शेख उससे सुनता है तब वो कहता है कि ठीक है, और वो उस मेराज आलम की जितनी भी रकम थी सारी रकम को जोड़ता है। लेकिन दोस्तों, जब रकम प्रॉफिट के साथ में वो जोड़ने बैठता है तो वो बड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो एक इतनी बड़ी रकम बैठ रही थी और कहीं ना कहीं मेराज आलम के इस अरबाब की, इस अरबी व्यक्ति की नीयत फिसल जाती है। इसलिए ये मेराज आलम को टालने लगता है और मेराज आलम लगातार उससे यही कहता रहता है कि सर मेरे पैसे दे दो, मुझे इंडिया वापस जाना है। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता, लगातार उसको टालता रहता। वो कहता कि मैंने तुम्हारा पैसा कहीं अभी इन्वेस्ट किया हुआ है और वहाँ से जब मिलेगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा, उसका प्रॉफिट भी होगा, प्रॉफिट के साथ तुम्हें वो पैसे मैं तुम्हारे वापस लौटाऊंगा। यानी जितनी तुम्हारी रकम थी वो तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में जो तुम्हारा प्रॉफिट है वो भी मैं दूंगा अलग से। अब वो प्रॉफिट का हिस्सा भी मैं तुम्हें देकर खुश करूंगा। अब मेराज आलम ये बात सुनता है, लेकिन उसको इस बात का मतलब समझ में ही नहीं आता कि ये सब चीज़ें चल क्या रही हैं। वो सीधी सी बात कहता है कि साहब, मैंने जितने दिन भी तुम्हारे यहाँ नौकरी की है उसके पैसे मुझे तुम लौटा दो। अगर ऊपर से जो तुमने वादा किया था इंसेंटिव दोगे, अगर वो देना चाहते हो तो दे दो, वरना जो मेरी सैलरी है बस वही दे दो, मैं अपने मुल्क वापस लौट जाऊंगा। 2 साल का लंबा वक्त बीत चुका है, घर वालों को याद आ रही है मेरी और मैं अपना वतन देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने वतन जाना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर दोस्तों शेख के दिमाग में तमाम तरीके की बातें चल रही थी। किसी भी तरीके से वो मेराज आलम के पैसे लौटाना नहीं चाहता था, हड़पना चाहता था। उसके बाद में वो एक दिन मेराज आलम से कह देता है कि तुम ये सब काम छोड़ दो और अब मेरे घर पर चलो। उसके घर में एक कमरा है और वहाँ पर तुम रह लो, वो कहता है शेख। और मेरी बीवी भी है, यानी जो तुम्हारी भाभी है, उसको मार्केट से कुछ सामान वगैरह लाना होता है तो वो लाके दे दिया करो। साथ के साथ घर में कुछ काम होता है, उस काम में अपना हाथ बता दिया करो, उसकी मदद कर दिया करो, और तुम्हारा पैसा मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा, बहुत जल्दी लौटा दूंगा। मेराज आलम जो था, थोड़ा इसको तसल्ली होती है और उसके बाद वो उस अरबी के घर पर उस रूम में रहने लगता है। थोड़े दिन तक तो वो रहता है, सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन दोस्तों वो जो अरबी इंसान था, जो व्यक्ति था, वो अपनी पत्नी को समझाता है, एक दिन पूरी बात उसे बताता है। अपने घर के अंदर एक पार्टी रखता है और पार्टी के दौरान कुछ गेस्ट भी आते हैं, उसके दोस्त थोड़े बहुत। और मेराज आलम से उस अरबी शेख की पत्नी कहती है कि मुझे मार्केट से कुछ सामान लेकर आना है, तो तुम ये सामान ला कर दे दो। अब ये सामान लेने के लिए चला जाता है, सामान लाकर आता है, थैली का सामान अरबी की पत्नी को वो देता है थैली। और अरबी जो पत्नी होती है अरबी की, रोते हुए अपने पति के पास जाती है जहाँ पर वो मेहमानों के साथ में बैठा हुआ था, और वो कहती है तुम्हारा नौकर मेराज आलम मुझसे ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा है, मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, मेरे साथ किस करने की कोशिश कर रहा है, ज़ोर ज़बरदस्ती टच करने की कोशिश कर रहा है। और मैं चीखी चिल्लाई तो वो यहाँ से भाग गया। मेराज आलम, उसको तो किसी चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था। अरबी ने अपनी पत्नी को सेट कर दिया था कि इस तरीके से तुम्हें कहना है। और उसके बाद में जो मेहमान घर पे थे वो फ़ौरन मेराज आलम के कमरे पे पहुँचते हैं और उसके साथ मार पिटाई करते हैं। मेराज आलम पूछता है कि मेरा कसूर क्या है, आखिरकार मैंने किया क्या है, मुझे मार क्यों रहे हो। वो अरबी लोग कहते हैं कि तुमने जिस अरबी के यहाँ खाना खाया, जिसके यहाँ तुम रहे, उसी थाली में तुमने छेद किया है, तुमने उसकी पत्नी को गलत तरीके से टच करने की कोशिश की है, उसका बलात्कार करने की कोशिश की, और ये सारी बातें वो कहते हैं। लेकिन बात पुलिस तक पहुंच जाती है, पुलिस अरेस्ट कर लेती है मेराज आलम को। अब सऊदी के अंदर जो मामला होता है ये कोर्ट में भी बहुत जल्दी पहुंचता है, क्योंकि हमारे देश के अंदर अमूमन काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है, लेकिन सऊदी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत जल्दी फैसला भी आ जाता है ऑन द स्पॉट, और सज़ा भी जल्द से जल्द ही सुना दी जाती है। अब मामला कोर्ट में जब पहुंचता है, कोर्ट में कार्यवाही होती है। जज साहब कहते हैं कि तुमने अपने शेख की पत्नी के साथ में गलत तरीके से गलत काम करने की कोशिश की है। क्या तुम्हें पता है कि इस जुर्म की सज़ा क्या है?
तब मेराज आलम, अरबी तो उसको आती नहीं थी ज़्यादा, वो बस इतना कहता है कि अना जदीद अना माए। और अरबी जब वो ये बातें कहता है अरबी में, तो जज साहब कहते हैं, ये थोड़ी बातें सुनते हैं उसकी और उसके बाद में अपना फ़ैसला सुनाते हैं। लेकिन जज साहब अपना फ़ैसला सुनाने से पहले जो अरबी व्यक्ति की पत्नी थी उससे पूछते हैं। अरबी व्यक्ति की पत्नी भी यही कहती है कि इसने मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की है। और हालांकि जो अरबी की पत्नी थी वो एक निहायत ही शरीफ औरत थी और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, चेहरा उसका रंग पीला पड़ा हुआ था, लेकिन अपने पति के डर से बहकावे में आकर वो इस तरीके से बयान देती है। अब इस अरबी की पत्नी के बयान हो चुके थे, उसके बाद में जो जज साहब थे उस अरबी के भी बयान लेते हैं। तब वो अरबी व्यक्ति भी वही सारी बातें बताता है जो उसकी पत्नी ने जज को बताई थी। इस तरीके से उसने इसके ऊपर भरोसा दिखाया कि एक भारतीय लड़का था, अमूमन भारतीय ईमानदार होते हैं, इस वजह से इसे मैंने अपने घर में रख लिया था। अपनी पत्नी के सामने इसे मैं जाने देता था, अगर कोई काम होता था तो मेरी पत्नी इसे बुला लिया करती थी, लेकिन इसने मौके का गलत फ़ायदा उठाया और मेरी पत्नी के साथ में इसने इस तरीके की हरकत की, उसका बलात्कार करने की कोशिश की। जज साहब इस व्यक्ति के बयान के बाद उसके बाद उस दिन फैसला तो सुनाते नहीं हैं, वापस में उस हिंदुस्तानी लड़के यानी मेराज आलम को सलाखों के पीछे भिजवा देते हैं और एक नई तारीख देते हैं कि इस तारीख को इस केस के ऊपर अपना फाइनल फैसला सुनाया जाएगा। कोई छोटा केस नहीं था, क्योंकि एक महिला को उसके साथ एक तरह से रेप करने का मामला था, तो मौत की सज़ा होनी थी, इसलिए जज साहब इसमें थोड़ा सा वक्त लेते हैं। अब ये लड़का जो था सलाखों के पीछे था, बैरक में था, और इधर जो अरबी था वो उसकी जो पत्नी थी, ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे कि इस इंसान को सज़ा मिल गई है, हमें पूरा पैसा इसका मिल जाएगा और हम उसे हड़प लेंगे। वहाँ पर एक भारतीय मूलक का लड़का इस मेराज आलम को मिलता है, वो भी जेल में ही था, किसी जुर्म की सज़ा काट रहा था। तब वो इससे पूछता है कि तुम किस जुर्म में आए हो। तब वो उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि किस किस तरीके से वो अपने भारत से यहाँ पर आया, शेख के पास पहुँचा और वहाँ से भागकर किसी दूसरे शेख के यहाँ आया, और क्योंकि बैंक अकाउंट नहीं था इसलिए सारा पैसा इसी शेख के पास उसका जमा था। जब वापस इंडिया जाने का वक्त आया तो उसके शेख ने उसका पैसा लौटाने से साफ इनकार किया और अब मेरा पैसा हड़पने के लिए वो मुझे इस तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब उसके बाद में जब वो भारतीय लड़का ये बात सुनता है तब वो उससे कहता है कि भाई देखो, तुम अब फंस तो गए हो और शायद तुम्हें मौत की सज़ा भी मिल जाए, लेकिन जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही तुमने अगर किया। उसके बाद में वो सारी ही बात उस मेराज आलम को सिखाता है, सुनाता है, समझाता है कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना है। मेराज आलम उसकी बातों पर अमल करता है। वो बहुत ज़्यादा खुश भी होता है, कहता है कि मौत तो मिलनी ही है, अगर ये पैतरा काम कर गया, तीर निशाने पर लग गया तो बहुत अच्छी बात है और उसके पैसे भी मिल जाएंगे उसे वापस और वो रिहा भी हो जाएगा और अपने देश वापस इंडिया लौट आएगा। अब यही बातें सोच सोच कर वो अगली तारीख का इंतज़ार करने लगा, बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। और दोस्तों अगली तारीख आती है, कोर्ट में फ़ैसला होता है। जज साहब मेराज आलम से कहते हैं क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे, बोलना चाहोगे। लेकिन मेराज आलम उस वक्त कहता है कि अगर कोई हिंदी बोलने वाला इंसान हो तो उसे कोर्ट में मेरे सामने लेकर आओ, मैं अपनी बात उसके सामने रखूँगा। मुझे अरबी ज़्यादा नहीं आती है, पूरी तरह कोर्ट के अंदर मैं कैसे रखूं। तब जज साहब एक हिंदी ट्रांसलेटर को वहां पर बुलाते हैं और इस मेराज आलम की पूरी बात सुनते हैं। मेराज आलम कहता है कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन इस महिला ने आधी अधूरी बात इस कोर्ट के अंदर बताई है, सुनाई है। इस औरत ने एक बार नहीं बल्कि कई बार मेरे साथ अपनी मर्ज़ी से संबंध बनाए हैं और जब भी इसका पति बाहर कहीं होता था ये अपने कपड़े उतार कर मेरे कमरे के अंदर आ जाती थी और मेरे रूम में आने के बाद ये मुझसे कहती थी कि मेरा जो पति है वो किसी लायक नहीं है और तुम मुझे सुख दे सकते हो, तुम मुझे खुशियाँ दे सकते हो और तुम ये काम करो। इस तरीके से इसने मुझसे कहा तो मैंने भी इसकी मर्ज़ी से ऐसा कर लिया। जज साहब ये बातें सुनते ही बड़ा अफसोस करते हैं कि कैसी वाहियात बातें ये हिंदुस्तानी लड़का यहाँ पर कर रहा है। उसके बाद में वो जो महिला होती है, उस अरबी की जो पत्नी होती है, वो अपने कानों पर हाथ रख लेती है और कहती है कि
खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते तौबा करो, तुम जो ये बातें कर रहे हो ये बातें बिल्कुल भी सच नहीं हैं, झूठी बातें हैं। उसके बाद में वो हिंदुस्तानी लड़का कहता है कि अगर ये बातें झूठी हैं तो फिर वो सच क्या है जो तुमने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, वो बात क्या है। अब क्योंकि ये महिला जो थी बहुत ज़्यादा नेक और बहुत ज़्यादा पाक महिला थी, इसको एहसास भी होता है कि वो गलत कर रही है किसी के साथ, किसी की जान का सवाल है। उसके बाद में वो जज साहब से कहती है कि नहीं, बल्कि ये उसके पति की प्लानिंग थी, मेरा पति इसके पैसे हड़पना चाहता है और इसी वजह से मैंने इसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया है अपने पति के कहने के बाद। जज साहब जब ये बात सुनते हैं तो उस हिंदुस्तानी लड़के को बरी करते हैं और साथ के साथ वो जो अरबी होता है उसको और उसकी पत्नी को 2-2 साल की सज़ा सुनाई जाती है और कहा जाता है कि इसका जितना भी पैसा है उसका 50% उसे वापस दिया जाए बढ़ाकर। इस तरीके से ये बेकसूर जेल से बाहर आता है और ये जो पैतरा था उसका काम कर गया था। लेकिन दोस्तों हर कहानी के अंदर ऐसा नहीं होता, ना जाने कितने ही बेकसूर ऐसे होते हैं जो सलाखों के पीछे मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। भले ही वो सच्चे हों और उन्होंने सच्चाई बताई हो, लेकिन उसके बावजूद भी झूठे केस की वजह से वो अपनी सज़ा काट रहे हैं। अमूमन हमारे कुछ भारत में भी ऐसे हैं, दुबई और सऊदी के अंदर भी ऐसे हैं जो भारतीय लोग सज़ा काट रहे हैं। तो ये कहानी एक बेकसूर इंसान की कहानी थी और उसने चालाकी की वजह से अपने आप को बरी करवा लिया। अगर कोई और व्यक्ति ये बातें कोर्ट के अंदर कह देता तो शायद उसे फांसी की सज़ा वहीं के वहीं हो जाती। तो ये थी कहानी। इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और साथ ही अगर आपके पास कोई घटना है, सच्ची घटना, तो आप मेरे साथ उसे शेयर कर सकते हैं। मैं इस चैनल पर आपकी उस कहानी को ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन वो कहानी सच्ची ज़रूर होनी चाहिए, कोई मनगढ़ंत कहानी ना हो। सच्ची कहानी अगर आपके पास है, इमोशनल कहानी हो